हेलो एवरीवन। हीरो मोटो का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज। निफ्टी ऑटो का स्टॉक है एंड काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर हम इसके पीयर कंपनीज की बात करें जैसे कि बजाज ऑटो, मारुति या टाटा मोटर्स, उन कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर कहीं ना कहीं हीरो मोटो का जो स्टॉक है वो एक साइलेंट परफॉर्मर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में अब आगे का जो प्राइस एक्शन है वो कैसा बन रहा है। स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या टारगेट्स होंगे, तो वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था ना, तो ऑल टाइम हाई से जब ये नीचे आने लगा तो इसने एक तरीके से सारे अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया। अगर मैं इसके सारे डिमांड जोन्स मार्क करूं तो सबसे पहला डिमांड जोन जो है वो ये वाला है। एक डिमांड जोन यहाँ था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डिमांड जोन था वो नीचे यहाँ पे बना, ठीक है। एक ये डिमांड जोन था एंड जो उसके बाद लास्ट जो हमारा थर्ड डिमांड जोन था वो यहाँ तक एक हमारा जो था वो डिमांड जोन बना। देखो, इन तीनों डिमांड जोन में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा डिमांड जोन अच्छा है, कौन सा डिमांड जोन इस तरीके का है कि हमें वो 2:1 या 3:1 का टारगेट दे सकता है, और कौन सा डिमांड जोन ऐसा है जो हमें रिवर्सल ही दे सकता है, पूरा स्टॉक को ही ऊपर ले जाए। तो सबसे पहले हम इस डिमांड जोन की बात करते हैं। मैं एक बार चार्ट स्ट्रक्चर छुपा देता हूँ आगे का, ताकि आपको प्राइस अच्छे से समझ में आए कि कैसे काम कर रहा है। देखो, जो ये डिमांड जोन बना था ये ऑलरेडी टेस्ट हो गया था जब प्राइस ऊपर गई थी। तो ये डिमांड जोन जो टेस्टेड डिमांड जोन होता है उसे हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। तो ये तो सीधा ही हमने डिलीट कर दिया। दूसरा डिमांड जोन जो ये है, क्या ये प्राइस को ऊपर ले जा सकता है? देखो, देखने में तो ये डिमांड जोन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमें इतनी एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली रहेगी कि ये हमें 2:1 या 3:1 तो देके जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब प्राइस इस डिमांड जोन में आई तो क्या स्ट्रक्चर बना। देखो, प्राइस इस डिमांड जोन में यहाँ पे हमें एंट्री मिली इस कैंडल से। यहाँ पे इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, तो एक तरीके से एंट्री मिलते ही लगभग स्टॉक 30% तक तो ऊपर गया। और एक तरीके से देखो, यहाँ एक छोटा सप्लाई जोन था तो हमारा टारगेट भी यही था। तो हमें जब हमारा इतना टारगेट मिल जाए, एक बारी के लिए हमें प्रॉफिट बुक करना होता है वहां पे, एंड फिर उसके बाद जब स्टॉक दोबारा नीचे आए तब हम देखते हैं कि क्या वो रियल स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो जो ये डिमांड जोन था देखने में अच्छा लग रहा था, और इसने एक तरीके से हमें 30-31% का रिटर्न भी दिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने स्कैल्पिंग भी करी होगी, या आपने ये भी सोचा होगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है प्राइस एक्शन का, आपने ये भी सोचा होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो डेफिनेटली आपको लॉस तो नहीं आया होगा। तो ये डिमांड जोन भी अच्छा था, 30% का रिटर्न दिया। इसको भी मैं एक बारी के लिए डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो थर्ड डिमांड जोन है ये वाला डिमांड जोन में जब प्राइस आई तो देखते हैं क्या हुआ। देखो, इस डिमांड जोन में जब प्राइस ने एंट्री करी ना तो एकदम पूरा अप मूव देखने को मिला, हमें काफी अच्छा अप मूव देखने को मिला। इनफैक्ट 1600 से प्राइस 3600 प्लस चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बताता हूँ, जब यहाँ पे प्राइस लगातार कंसोलिडेट कर रही थी तो उसका जो कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया ऐसे, उस ब्रेकआउट का ओरिजिन पॉइंट यही था। तो जो भी ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पे, वहाँ से काफ़ी अच्छा हमें हमेशा अपमूव देखने को मिलता है। तो उसी उसी एक्सपेक्टेशन थी हमारी, कि वही एक्सपेक्टेशन थी कि इस रेंज में जब प्राइस आएगी तब भी प्राइस ऊपर जाएगी, एंड वैसा ही हुआ, ठीक है। तो एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि थर्ड डिमांड जोन में प्राइस आई, इसीलिए प्राइस ऊपर जाने लग गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, अगर आप इनिशियल स्टेजेस में है, कि आप ये सब कैप्चर करें। बट यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आती है हमें, कि जब इतना स्टॉक ऊपर गया तो ये कंफर्मेशन मिल गई कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। इतना हमें कंफर्मेशन मिल गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी लोग मार्केट में नए हैं या जो भी हायर लेवल्स पे स्पेसिफिकली बाय करते हैं, देखो, जिसने भी यहाँ पे स्टॉक बाय किया होगा ना, उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप हायर लेवल से बाय करते हो तो आपको रेडी रहना है, वहां से स्टॉक 50 से 60% भी नीचे गिर जाता है। ये क्रैश, ये इस तरीके की पैनिक सेलिंग मार्केट में आती है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बाय करना ठीक रहेगा या कहाँ पे आपको बाय करना ठीक नहीं रहेगा। मैं वीकली के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। तो वीकली के चार्ट पे भी सेम ही स्ट्रक्चर था। जब प्राइस नीचे आ रही थी तो वीकली के जो डिमांड जोन्स थे वो भी रिस्पेक्ट हुए थे। हम इस मूव की बात करते हैं जो ये अप मूव आया।
देखो अपमूव जब इस स्टॉक में आया तब भी जो स्ट्रक्चर बना उसके अंदर भी देखो एक ये डिमांड जोन है, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। एक ये डिमांड जोन था, उसके बाद जो भी क्वालिटी का डिमांड जोन मुझे लगा वो है ये वाला, ये एक ये क्वालिटी का डिमांड जोन था। एंड उसके बाद जो एक नीचे, पहले एक नीचे का डिमांड जोन है, लेकिन पहले हम इन दो डिमांड जोन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर भी प्राइस आई, ठीक है, एक इसके अंदर ही प्राइस आई, एक बारी के लिए चल गई। उसके बाद नीचे वाला जो ये डिमांड जोन है उसके अंदर ही प्राइस आई, एक बारी के लिए चल गई। और जो नीचे वाला डिमांड जोन है मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि उसके अंदर हमें एंट्री मिली ही नहीं है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन बनती कैसे है। ये ट्रेंड लाइन बनती तब है जब प्राइस लेवल्स पे आती है, वहां से टेस्ट होती है ऊपर, दोबारा उसी लेवल ने अभी होल्ड कर रखा है, एक बार और आपको अपमूव दिया, लेकिन जो प्रीवियस हाई था उसको प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रही है। उसके बाद प्राइस, ये छोटा सा डिमांड जोन था लेकिन क्वालिटी का नहीं है तो मैंने कंसिडर नहीं किया, लेकिन ये वाले डिमांड जोन ने भी प्राइस को एक बारी के लिए ऊपर भेजा। उसके बाद जो ये डिमांड जोन हमने सेकेंड वाला मार्क किया, यहाँ पे प्राइस आई एंड इस प्राइस ने जो पिछला हमारा हाई था वहां पे सस्टेनेंस दिखाई है, और अभी भी जो प्राइस थी उसी लेवल के आसपास सस्टेनेंस दिखा रही है। जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है पहले, वो ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन अब अगर आप ध्यान दें तो वो एक ट्रेंड लाइन जो है वो एक तरीके से सपोर्ट का काम भी कर रही है। तो इसीलिए इस स्टॉक में एक एक्सपेक्टेशन बनाई जा सकती है कि यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प का जो स्टॉक है एक हमें अच्छा अपमूव दे सकता है, ठीक है। मैं बहुत बड़े टारगेट्स प्लान करने के लिए आपको इसमें भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक स्कैल्पिंग के लिए डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसका जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 3350 प्लस का, जो कि यहाँ से अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से बात करूँ तो लगभग 22-23 का लेवल है। और अगर जो बहुत ही शॉर्ट टर्म खेलते हैं वो एक बारी के लिए 3030 के आसपास इस स्टॉक से निकल जाना, ये लेवल से। ये दो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एनालिसिस भी डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको अपना एनालिसिस भी डेफिनेटली करना चाहिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और प्राइस एक्शन की वीडियो में, तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।